जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका आपके अपने जेएस के चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, फीलिंग फॉर नेशन, मतलब अपने देश को लेकर जो देश प्रेम की भावना होती है उसको क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म आता क्यों है? जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री की गुलाम होती है या फिर कोई कंट्री या कुछ लोगों का ग्रुप कुछ प्रेशर महसूस कर रहा होता है, दबाव महसूस कर रहा होता है, तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ जाती है, भाईचारे की भावना आ जाती है, एकता की भावना आ जाती है और वो अपने देश को आजाद कराने या फिर अपने ग्रुप को आजाद करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। इन यूरोप का मतलब है कि यूरोप स्टार्टिंग टाइम में बहुत से अलग अलग पार्ट्स और स्टेट में डिवाइडेड था जिनका अपना इंडिपेंडेंट रूलर होता था। अब ऐसी बात करें, यूरोप का एक पार्ट था, वो था फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस एक जगह है जहां पे वो यूरोप का एक पार्ट था जो 1789 में वहां पे रेवोल्यूशन आया। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कुछ चेंज आना, क्रांति आना। सो अगर हम बात करें यहाँ पे चेंज आया, और वो चेंज क्या था कि फ्रांस के अंदर पहले मोनार्की रूल था। मोनार्की का मतलब है राजा का राज। जहां पे राजा का राज होता है उसको बोलते हैं मोनार्की रूल। वहां का जो लास्ट राजा की डायनेस्टी थी उसको बोलते हैं बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी को हटा के लोगों ने बर्बन डायनेस्टी को हटा के वहां पे अपनी सरकार लाए थे, अपनी मनपसंद की सरकार लाना चाहते थे। और जहां पे अपनी मनपसंद की सरकार आती है वहां की आइडियोलॉजी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, पर यहाँ पे एक कंडीशन थी कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं जो लोग अमीर पुरुष होंगे। यहाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही यहाँ पर वोट कर सकते थे, जो अमीर होंगे, जो टैक्स पे करते होंगे। सो अगर हम बात करें रेवोल्यूशन, क्रांति, चेंज क्यों आया फ्रांस के अंदर, मतलब क्या क्या रीजन थे। बहुत बारी 3-4 बारी क्वेश्चन अभी आ चुका है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, जहां पे बोला गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या रीजंस थे, कारण थे। तो अगर हम बात करें, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप एक वर्ड याद कर लीजिए, फैक्टाइल। फैक्टाइल से आपका फर्स्ट वर्ड आता है एफ। एफ का मतलब होता है फ्लैग। ठीक है, वहां पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया ट्राई कलर फ्लैग, मतलब 3 कलर वाला एक फ्लैग को इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे लोगों में अब क्या हुआ, एक देशभक्ति की भावना आने लग गई। लोगों में अब ये हो गया कि हम इस फ्लैग का मान सम्मान करेंगे। अब ऐसा नहीं हुआ कि हर एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग फ्लैग था, अब सिर्फ एक फ्लैग था जिसको हर कोई मानता था। इसके बाद आया ई। ई का मतलब होता है ई स्टेट जनरल। ई स्टेट जनरल की बात करें तो ये एक एक्टिव सिटीजन थे जो इलेक्टेड होते थे। अब हुआ क्या ना, अगर आप देश के लिए कोई गवर्नमेंट बना रहे हो तो आपको एक असेंबली की जरूरत पड़ेगी, लोग इकट्ठे होंगे जो वोटिंग के थ्रू चुने जाएंगे। तो वैसे ही एक असेंबली बनाएगी जिसका नाम था नेशनल असेंबली। जब लोग रेवोल्यूशन के टाइम पे स्ट्रगल करने के लिए इकट्ठा हुए थे तो उन्होंने एक असेंबली बनाई, उस असेंबली का नाम क्या था, नेशनल असेंबली। सो इसी के साथ आगे बात करें तो हम सी का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब हुआ क्या कि जब यहाँ पे सरकार बनाएगी, डेमोक्रेसी लाई जानी थी, तो लोगों में एक विचार आया कि हमें सारी पावर एक जगह इकट्ठा कर लेनी चाहिए। मतलब यहाँ पे लोगों ने यूनिटी करना शुरू करा। जो फ्रांस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, उधर के लोगों ने सोचा कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए और यूनाइटेड होकर एक सुपर पावर बनना चाहिए। सो यहाँ पे क्या हुआ, पावर इन वन हैंड। यहाँ पे सोचा गया कि सारी पावर एक ही हाथ में आ जानी चाहिए ताकि देश को बढ़िया तरीके से चलाया जा सके। सो इसी के साथ बात करते हैं टी का मतलब होता है द सिटीजन। ठीक है, यहाँ के सिटीजन को बोला गया ले सिटिजन। ठीक है, और यहाँ के जो जन्मभूमि थी, अगर आप बात करें, जैसे हम भारत को क्या कहते हैं, भारत माता। ठीक है, सो यहाँ पे वो क्या हो गया, वो मदरलैंड हो गया। सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फादरलैंड था और यहाँ के फादरलैंड को बोलते थे ला पैट्री। ठीक है, ये चीज इसलिए की इक्वालिटी लाने की, तो इक्वालिटी लाने के लिए हर चीज को बराबर किया जाने लगा, सेम टू सेम यहाँ पे इक्वालिटी लाएगी। अगर किसी जगह पे इक्वालिटी होगी तो वहां के लोग मिलजुल कर रहेंगे, और मिलजुल कर रहेंगे तो वो अपनी मुसीबतों में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, जो यहाँ पे किया जा रहा था। और लास्ट सेकंड की अगर हम बात करें वो है आई, और आई का मतलब होता है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। तो वहां पे क्या करा गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को इसलिए हटा दिया गया था ताकि जब देश के अंदर व्यापार किया जाए तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़े या कोई टैक्स पे ना करना पड़े, और लोग मिलजुल के क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, तो वो इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होंगे तो उनसे नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। और इसी तरह से हम आगे बात करें, एल का मीन्स होता है लैंग्वेज। तो वहां पे एक सिमिलर लैंग्वेज ले आए थे, कॉमन लैंग्वेज ले आए थे, और उस लैंग्वेज का नाम क्या था, फ्रेंच। तो फ्रांस में क्या बोली जाती थी, फ्रेंच। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है सो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, ऑफ कोर्स मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा।
सो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब फ्रांस में क्या हो चुके हैं, डेमोक्रेसी आ चुकी है, वहां के लोग अपना जो लीडर है वो खुद चुन रहे हैं। अब हुआ क्या, धीरे धीरे फ्रेंच में एक नया लीडर है, एंट्री ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन की एंट्री होती है। नेपोलियन की एंट्री कुछ रीजन की वजह से होती है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में इलेक्टेड होता है। ये कुछ अपने नेपोलियनिक कोड लेकर आया था, कुछ सिविल कोड लेकर आया था 1804 में, जिसने लोगों को खुश कर दिया था और लोगों ने इसको इलेक्ट कर लिया था। फर्स्ट था प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। नेपोलियन जब आया उससे सबसे पहले क्या करा, जो बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर जो एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते थे उसको हटा दिया। लाइक राजा का बेटा राजा होगा, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई प्रधानमंत्री बनता जा रहा है उसका बेटा प्रधानमंत्री होगा, अब ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले इसने क्या करा, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर जो एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए थे उसको हटा दिया गया। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, अब ये फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पे इक्वेलिटी बिफोर लॉ होगी, मतलब अगर कोई महिला है वो इक्वल होगी किसके, किसी पुरुष के। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन किया गया। सबसे पहले अभी हमने पिछली बार में पढ़ा था कि वहां पे जब स्टार्टिंग टाइम आया था तो लोग किस चीज की मांग कर रहे थे, सेंट्रलाइज की। सेंट्रलाइज मतलब सारी पावर कहां जाए, केंद्र सरकार के पास। पर अब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन करा गया, मतलब यहाँ की जो पावर्स थी उसको डिवाइड कर दिया गया। और फेडरल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। फेडरल सिस्टम मतलब होती है जहां पे दो सरकार होती है, दो सरकार वाला सिस्टम यहाँ पे इसने खत्म कर दिया। अब हुआ क्या, अब कुछ अच्छी चीजें लेकर आया था नेपोलियनिक कोड में या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 में, पर इसके पास कुछ बैड पार्ट भी थे, कुछ बैड फीचर्स भी थे। जब ये आया इसने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप इंपोज कर दी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप नेपोलियन के बारे में ना ही अखबार में ना न्यूज में कुछ बुरा छाप सकते हो। सो फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जबरदस्ती लोगों को आर्मी में बुलाया जाने लगा गया। इसका मतलब होता है कि जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कराया जाने लगा, और उसी के साथ ताकि क्या कर सके, ये एक्सपेंशन कर सके। लोगों को पकड़ा और उनको किसमें, आर्मी में भर्ती करने लग गया, ताकि और ज्यादा एक्सपेंशन किया जा सके, लड़ाई झगड़े किए जा सके। अब हुआ क्या, नेपोलियन जो था वो बहुत ज्यादा क्लेवर था, वो इंक्रीज कर रहा था, अपनी एक्सपेंशन करता जा रहा था। पर हुआ क्या, उसको बी पार्क ने मार दिया। ये सिंगर वाला बी पार्क नहीं है, ये बी पार्क है। बी फॉर ब्रिटेन, P for Prussia, R for Russia, A for Austria और K for killed। मतलब इन चारों ने मिलकर किसको मार दिया, नेपोलियन को मार दिया। और जो जिस वॉर में नेपोलियन मरा था 1815 में, उस वॉर को बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू जब खत्म हुआ था तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी। हाँ जी, जब भी एक वॉर लड़ी जाती है तो पीस के तौर पे, शांति के तौर पे क्या करा जाता है, एक ट्रीटी साइन की जाती है, एक संधि साइन की जाती है। उस ट्रीटी का नाम था यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वीना, जो 1815 में ही की गई थी। इसके अंदर क्या करा गया, इसके अंदर जो बर्बन डायनेस्टी थी, जब फ्रांस में मोनार्की रूल था उस टाइम पे बर्बन डायनेस्टी लास्ट थी, तो बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर करा गया। मतलब बर्बन डायनेस्टी अब फ्रांस में दोबारा आ चुकी है। सीरीज ऑफ स्टेट्स, मतलब फ्रांस के चारों ओर जहां पे भी उसके स्टेट्स बाउंड्रीज आती है उसके वहां पे क्या बना दिए गए, स्टेट्स लगा दिए गए, ताकि वो और एक्सपेंशन ना कर सके। लाइक ये अगर फ्रांस है तो इसके चारों ओर यूरोप के लोगों ने, ब्रिटेन या फिर बी पार्क ने क्या करा, अपने स्टेट्स बिछा दिए, ताकि अब फ्रांस आगे को नहीं बढ़ सके, वो एक्सपेंशन नहीं कर सके। तो और मेन एम क्या था इस ट्रीटी का, कि रिस्टोर्ड मोनार्की को, राजा के राज को वापस लाया जा सके, और सब पावर गोज टू विनर, मतलब कुछ पावर क्या थी, विनर के पास चली गई थी। ये लोग अगर जीते थे तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो भी नेपोलियन के पास पावर थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था। जो जगह नेपोलियन के पास आती थी, कुछ बढ़िया जगह इन्होंने अपने पास रख ली थी। उसके बाद जर्मन कॉन्फेडरेशन वॉज लेफ्ट अनटच, मतलब जो जर्मन ग्रुप्स बने हुए थे छोटे छोटे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, उनको ऐसे का ऐसे रहने दिया। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होता सो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन आ चुका है, मोनार्की हट के डेमोक्रेसी आ चुकी थी, और डेमोक्रेसी हट के अब दोबारा से मोनार्की आ चुकी है ट्रीटी ऑफ वेना में। अब हम पढ़ेंगे कि देखो, यूरोप का एक पार्ट था फ्रांस में क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, हर जगह पे रेवोल्यूशन की एक तरह से तरंग चलने लगी, फ्लो चलने लग गया। तो ऐसे ही क्या हुआ, नेशनलिज्म इन यूरोप में भी नेशनलिज्म आने लग गया। जो देश दूसरी कंट्रीज के गुलाम थे वो भी अब आजाद होना चाहते थे, यूनिफाइड होना चाहते थे, एक साथ इकट्ठे होने चाहते थे, और इकट्ठे होकर एक सुपर पावर बनना चाहते थे। यूरोप में नेशनलिज्म का कैसे उदय हुआ, एक पॉइंट था मिडिल क्लास का बनना।
वो क्लास जो ना ही ज्यादा अमीर है ना ही ज्यादा गरीब है, ठीक है, जो सफर करती है सबसे ज्यादा, उस क्लास का क्या हुआ, राइज ऑफ मिडिल क्लास, वो क्लास उभरी। स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब होता है आजादी, ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। सो अब क्या हुआ, पूरे यूरोप के अंदर एक आइडियोलॉजी चलने लगी कि सबको अब क्या चाहिए था, सबको अब आजादी चाहिए थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे कन्वर्टिजेस बढ़ने लग गया। अब हुआ क्या कि लोगों में रूढ़िवादी बढ़ने लग गई, लोग पुराने विचारों के होने लग गए, और ट्रीटी ऑफ वीना की वजह से सबको मोनार्की अच्छे लगने लगी थी। राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं जो रेवोल्यूशन लाते हैं। लाइक अगर इंडिया की बात करें, गांधी जी, नेहरू जी, ये क्या थे, ये रेवोल्यूशनरीज थे। इनका क्या काम था, इनका काम था कि देश को जागरूक बनाना। तो अगर हम बात करें रेवोल्यूशनरीज की, तो ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी आए थे यूरोप के अंदर जिनका नाम था ग्यूसेपे मेजीनी। आप उसकी स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आपको जैसे लिखना आप उसको वैसे रीड करो, ग्यूसेपे मेजीनी। ग्यूसेपे मेजीनी ने क्या करा था, ये पैदा हुआ था जिनोआ में, ठीक है, 1807 में। 1831 में इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या करा था, रिवोल्यूशन करा था, रिवोल्ट करा था, कहाँ पे, लियोगारिया में अटेम्प्ट करा था। इन्होंने क्या करा, 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली कहां से थी, मेर्जाइल से, और यंग यूरोप कहां से था, बेरिन से। सो अगर हम इसी की बात करें, मैजीनी हमेशा मोनार्की के क्या थे, खिलाफ थे, और डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि हमें राजा का शासन नहीं चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए है। और इसी वजह से मेटरनिच ने मैजीनी को एक बार कहा था, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये हमारे सारी बातों को ठुकरा देता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एनिमी है, हमारे ऑर्डर्स के लिए। अब अगर बात करें, धीरे धीरे और ग्रुप्स यूरोप के अंदर उभरने लगे थे जिनको आजादी चाहिए थी, जिनके अंदर लिबरलिज्म बढ़ता जा रहा था। पहला क्या था, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी अमीर लोगों का ग्रुप था जो क्या करते थे, ऑन प्रॉपर्टी, इनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, और इनकी जमीनें ना कंट्री साइड पे होती थी, कंट्री के कॉर्नर्स पे होती थी। ये फ्रेंच स्पीक करते थे, और ये मैरिज के जरिए, मतलब शादी, मतलब एरिस्टोक्रेसी, अगर कोई अमीर पर्सन है, वो अमीर पर्सन के साथ शादी करके क्या करेगा, अपने साथ यूनाइटेड रहते थे, वो इकट्ठे रहते थे। अब क्या हुआ, फिर आता उसके बाद फिर आता उसके बाद पिजियोट्री। पिजियोट्री का मतलब, पिजियोट्री में आते हैं पीजेंट्स, किसान आते हैं। पीजेंट्स क्या थे, उस टाइम मेजोरिटी इन पॉपुलेशन थे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर थे, तो इनका भी बहुत बड़ा भाग था क्योंकि ये बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, ठीक है। एंड इसी के साथ मिडिल क्लास भी इस टाइम पे ग्रो करा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। मिडिल क्लास ने बहुत सारे इश्यूज फेस करे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बहुत सारी अब ऐसी कंपनीज आ चुकी थी जो चीप प्रोडक्ट बना के दे रही थी मशीन से, बट मिडिल क्लास उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा था ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मान लो कि एक मोची है जो एक दिन में एक जूता बनाता है, वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत बड़ी मार्केट्स लगी, मशीनें लगी, और मशीनों की वजह से एक मशीन एक दिन में 1000 जूते बना रही है, जो दिखने में भी अच्छे हैं और जिनका कलर भी अच्छा है और फिनिशिंग भी अच्छी है और सस्ते भी है। तो आप ऑफकोर्स वो सस्ते वाले जूते खरीदोगे जो ज्यादा अच्छे दिखेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास को अनएम्प्लॉयमेंट मिलने लगी थी। कुछ सोशल ग्रुप इन्होंने बनाने शुरू करे। सोशल ग्रुप किसके बने थे, वर्किंग क्लास, और मतलब वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास ने मिलकर कुछ सोशल ग्रुप्स बनाए थे। ये कौन कौन होते थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट इसके अंदर आते थे। सो मींस मिडिल क्लास वो लोग थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उभरे। इनका क्या था कि इन्होंने कुछ सोशल ग्रुप्स बनाए थे। सोशल ग्रुप्स वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास को मिला के बनाया गया था। मिडिल क्लास के अंदर बिजनेसमैन भी आते हैं, प्रोफेशनलिस्ट भी आते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं। और बाद में मिडिल क्लास चलकर लिबरल मिडिल क्लास बन गई। लिबरल का मतलब होता है वो लोग जो आजादी चाहते हैं, अपना जो राष्ट्र है, अपना जो देश है, उसको आजाद चाहने की भावना रखते हैं, उसको बोलते हैं लिबरल। लिबरल मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास ने ही सबसे पहले स्टार्ट करा था कि उनको आजादी चाहिए। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस।